जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, हम लोगों की क्लासेस जो हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए चल रही हैं। इसके साथ में यही आप लोगों को जो है यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, पेट में भी ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे से इसकी तैयारी करते रहिएगा और लगातार जो है रोज़ आप लोग क्लास और क्लास की पीडीएफ वगैरह जो है प्राप्त करके उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। हो सके अगर कोई कॉपी वगैरह बना रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि खुद से लिखने से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग शेयर करिएगा और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम आप लोगों का क्या है, शेयर करना है। तो शेयर करके आइएगा, उसके बाद आप लोग बताइएगा, फिर हम क्लास को जो है बस शुरू करते हैं। देखिएगा, शिक्षा का जो फल होता है वो मीठा होता है, लेकिन इसकी जड़ें जो होती हैं वो कड़वी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो फल तो मीठा मिलेगा, लेकिन अभी जड़ें जो है ना, आप लोग अपनी जड़ें मजबूत करो, तो जड़ मजबूत होगी तो फिर अच्छा फल भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा ज़िंदगी का। ठीक है, चलिए, अगर शेयर कर दिया है आप लोगों ने तो बताइएगा, क्लास वगैरह जो है उसको शुरू किया जाए, जल्दी से बताइएगा। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का शुभारंभ कब हुआ। उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का शुभारंभ कब हुआ? 22 जुलाई 2021, 21 जनवरी 2020, 25 अक्टूबर 2019 या 18 फरवरी 2020 को बताइएगा। तो देखिएगा, जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है कृषक है, उसकी अगर मृत्यु हो गई तो उसको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, और अगर वो दिव्यांग हो गया 60% से ऊपर तो उसको या उसके परिवार के लोगों को क्या दिया जाएगा? 2 लाख रुपए दिया जाएगा। और यह योजना जो है वह 21 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई थी। लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए, यह योजना प्रभावी कब हुई? ठीक है, अगर यही योजना पूछ ली जाए कब से प्रभावी हुई, तो प्रभावी हुई थी 14 सितंबर 2019 से। ठीक है, 14 सितंबर 2019 से। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके साथ में 22 जुलाई 2021 को कौन सी योजना शुरू होती है? तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौन सी होती है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू होती है। ठीक है, इसके साथ में ही 25 अक्टूबर 2019 को कन्या सुमंगला योजना, कौन सी? कन्या सुमंगला योजना शुरू होती है। इसके साथ में ही 18 फरवरी 2020 को जो है वो मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, कौन सी योजना आती है? मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो बाकी इस प्रश्न का तो सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना है, यह पूर्ण रूप से जो है वो राज्य सरकार के द्वारा पोषित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, ठीक है, परिषद नहीं है, परिसर है। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? लोथल, अहमदाबाद, भोपाल या नोएडा? बताइएगा। तो देखिएगा, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद परिसर का जो है वो निर्माण वो कहाँ किया जा रहा है? तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? लोथल। कहाँ? लोथल। लोथल कहाँ पर है बेटा? गुजरात में है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का क्या था? एक बंदरगाह शहर था। क्या था? बंदरगाह था। और लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के, ठीक है, भोगवा नदी के
तट पर। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिला था, तो बंदरगाह तो था ही था, यहाँ से हमको नाव बनाने का कारखाना वगैरह भी कहाँ से मिला था, तो लोथल में ही मिला था। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन से देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। 6 देश मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया या रोमानिया। तो ऑप्शन है पहला कि केवल 2 करते हैं, केवल 3 करते हैं, केवल 5 करते हैं या केवल 4 करते हैं। अब आप लोगों में से अगर जिसने भी थोड़ा सा, क्योंकि देखो यूक्रेन हाईलाइटेड है तो यूक्रेन से प्रश्न बनने के चांस भी हैं आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं पहले हम लोग मैप के द्वारा। ठीक है, ये रहा आपका मैप कि यूक्रेन के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो देखिएगा ये क्या है, यूक्रेन है। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो कीव है, आपको दिख रही है। ठीक है, यूक्रेन से कौन सा देश सीमा साझा करता है, तो रसिया। कौन कर रहा है, एक तो हो गया रसिया। ठीक है, रसिया के बाद में जब आप इधर आएंगे तो कौन सा देश है, बेलारूस। क्या नाम है, बेलारूस। बेलारूस के बाद में अगर आप देख रहे हैं तो और कौन सा देश है, पोलैंड। तो 1 2, तीसरा कौन सा है, पोलैंड। चौथा देश ये आपको दिख रहा होगा, स्लोवाकिया। ठीक है, कौन सा है, स्लोवाकिया। पांचवा ये देखिए सीमा लगती है किसके साथ में, हंगरी के साथ में। छठे नंबर पे किसके साथ में लगती है, ये देखिएगा रोमानिया के साथ में। फिर ये देखिएगा ये वाली सीमा जो है वो किसके साथ में लगती है, तो मोल्डोवा के साथ में। तो कुल 7 देशों के साथ में जो है वह यूक्रेन की सीमा लगती है। और यूक्रेन जो है वो ब्लैक सी से भी सीमा बनाता है। और देखिएगा ये आपको दिख रहा होगा सी ऑफ एजोव। ठीक है, यहाँ पर भी ये किसके साथ में, रूस के साथ में। यही 3 रीजन है, खार्किव। ठीक है, ये यहीं पर मारिपोल वगैरह, खार्किव, डोनास्क, ये क्षेत्र जो थे वो रूस ने इस पर कब्जा कर लिया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन से देश हैं ऐसे जिनके साथ सीमा साझा करता है। तो एक तो हंगरी और एक रोमानिया के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा आगे कि हम लोग इनकी राजधानी भी देख लेते हैं कि बुल्गारिया की राजधानी क्या है, बताइएगा। तो बुल्गारिया की राजधानी है बेटा सोफिया। क्या है, सोफिया है। चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या है, तो प्राग है। हंगरी की राजधानी क्या है, तो बुडापेस्ट है। ठीक है, रोमानिया की राजधानी क्या है, तो बुखारेस्ट है। देखिए बुखारेस्ट और बुखारेस्ट में अंतर है। ठीक है, लिथुआनिया की राजधानी विनियस है। और लातविया की राजधानी रीगा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 6 देश थे, 6 के 6 की भी राजधानी बता दी है मैंने। और यूक्रेन की राजधानी तो आप लोगों को पता ही है, क्या हो जाएगी, अभी बताए थे, कीव है। ठीक है, पोलैंड की राजधानी वार्सा है। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, जल्दी से बताइएगा। तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा कि केवल 2 ऐसे देश हैं, हंगरी और रोमानिया, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कि जो यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य सरकार ने मलखंभ को राज्य खेल का दर्जा प्रदान किया है। उड़ीसा ने, उत्तर प्रदेश ने, पंजाब ने या मध्य प्रदेश ने, बताइएगा कि मलखंभ ने किस राज्य को खेल का दर्जा प्रदान किया है। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब देखिएगा मध्य प्रदेश में क्या क्या है। तो देखिएगा कान्हा नेशनल पार्क है। क्या है, सर्वाधिक नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, कान्हा है, पेंच टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और कौन कौन से हैं जल्दी से बताइएगा, कूनो नेशनल पार्क है। ठीक है, और आप लोगों को बताइएगा जल्दी से। अभी यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है, रानी दुर्गावती। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी और कई सारे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा। बाकी मैंने बताया था कि नर्मदा नदी पर यहाँ पर कौन कौन से जलप्रपात हैं, भेड़ाघाट पहाड़ी पर बताए थे ना, कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये सब बताए थे ना। चलिए तो चौथे प्रश्न का सही आंसर तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा कि प्रतिवर्ष
विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। 17 मई को, 11 मई को, 31 मई को या 22 मई को, बताइएगा कि प्रतिवर्ष जो होता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस वो कब मनाया जाता है। तो 5वें प्रश्न का सही आंसर बच्चा क्या हो जाएगा। और बाकी चारों ऑप्शन जो है अगर उनके बता दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 4 के चारों जो हैं वो कोई ना कोई दिवस ही है। ठीक है, तो देखिएगा प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू दिवस जो है बेटा वो कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो याद रखिएगा विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक है, 11 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब कल मैंने मई के और सारे भी आप लोगों को बताए थे, तो उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। फिर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, 22 मई को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। मैंने आप लोगों को बताया था 30 मई को कौन सा मनाते हैं, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, बताए थे ना। 15 मई को क्या मनाते हैं, विश्व परिवार दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया, इब्राहिम लोदी, कृष्णदेव राय को, राणा सांगा को या सुखदेव राय को, बताइएगा। बाबर जो था क्या था, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मुगल वंश का संस्थापक, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। ठीक है, और बाबर जो था अपनी आत्मकथा जो बाबरनामा थी, इसमें भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो था वो कृष्णदेव राय को बताया था। किसको, कृष्णदेव राय को। अच्छा, कृष्णदेव राय जो थे वो 1509 से 1529 तक शासन किए हैं। ठीक है, इसके साथ में कृष्णदेव राय जी जो थे ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। किसी के, विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था बेटा आमुक्त माल्यद, आमुक्त माल्यद नाम था। इसके साथ में इनको गजबेटकर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गजबेटकर कहा जाता था। ठीक है, और इनको जो है आंध्र भोज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आंध्र भोज भी कहा जाता था। किसको, कृष्णदेव राय के बारे में ही सारी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, और तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके समय को कहा जाता है, तब भी आपका सही आंसर क्या हो जाता है, कृष्णदेव राय। ठीक है, इसके साथ में ही जो आपके कृष्णदेव राय जो थे ना, इनके समय में ही 8 कवि थे तेलुगु जिनको क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज कहा जाता था। पुर्तगालियों से इसके बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पुर्तगालियों से बहुत अच्छे संबंध थे। और इसके साथ में इनके दरबार में पुर्तगाली एक यात्री आया था, क्या नाम था जिसका, बारबोसा, पुर्तगाली यात्री कौन आया, बारबोसा आया। ठीक है, इसके साथ में ही इन्होंने क्या किया था, तो याद रखिएगा इन्होंने हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। किसका, हजारा मंदिर का निर्माण, और विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण कराया था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि सारी डिटेल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कृष्णदेव राय जी से इससे ज़्यादा प्रश्न आप लोगों से डिटेल में नहीं पूछेगा, तो सारी चीज़ें अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब आप लोग खुद ही बताइएगा कि आप लोगों को क्लास वगैरह जो है इतना डिटेल में बताना कैसा लग रहा है।
क्योंकि आप लोगों के एक एक प्रश्न के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो भैया मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है उतना ही सपोर्ट करेंगे जितना मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अगर वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसके साथ में आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? रितु खंडूरी, मीना कंडास्वामी, रुचिरा कंबोज या प्रियंका नुटक्की? बताइएगा। देखिएगा, महिलाओं से प्रश्न जरूर बनना है क्योंकि आज के समय में महिलाओं का योगदान बहुत अधिक बढ़ रहा है हमारे देश में और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप लोगों को बताना है कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा 7वें प्रश्न का? जल्दी से बताइएगा। तो 7वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रितु खंडूरी। कौन बनी है? रितु खंडूरी बनी है। ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मीना कंडास्वामी है ये क्या है? पहली बात तो भारतीय लेखिका हैं। क्या है? भारतीय लेखिका हैं और कवित्री हैं और इनको हरमन केस्टन पुरस्कार मिला है। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, याद रखिएगा इनको कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 से। हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। और रुचिरा कंबोज जी जो हैं वो यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। क्या हैं? भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं बेटा। और जो आपकी प्रियंका नुटक्की हैं बेटा ये क्या हैं? तो भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, महिला ग्रैंड मास्टर है। ऐसे झूलन गोस्वामी से प्रश्न पूछ लिया जाए तो एक मतलब सर्वाधिक विकेट लेने वाली बनी है। ठीक है, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, ऐसे आपसे शिवांगी सिंह तो पता लगा वो पायलट प्लेन उड़ाने वाली, प्रियंका मोहिंते 5 चोटियां फतेह करने वाली। तो ऐसे प्रश्न आप लोग जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती, ठीक है या नहीं है, भारत भारतीय सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? देखिएगा, हिंदी साहित्य सर्वोच्च उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत भारती पुरस्कार है। ठीक है, वो 2022 में किसे प्रदान किया गया है? तो बेटा सही आंसर हो जाएगा रमानाथ त्रिपाठी को। किसको? रमानाथ त्रिपाठी को प्रदान किया गया है। और इसमें जो है वो कितना रुपया दिया जाता है? 8 लाख रुपए। जो आपकी गिरिराज शरण अग्रवाल हैं इनको हिंदी गौरव सम्मान दिया गया है। कौन सा दिया गया है? हिंदी गौरव सम्मान। और सारे हिंदी संस्थान के द्वारा ही दिए गए हैं। हिंदी गौरव सम्मान दिया गया है और इसमें जो है वो 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। जो आपके बुद्धिनाथ मिश्रा हैं इनको दिया गया है लोहिया साहित्य सम्मान। क्या दिया गया है बेटा? लोहिया साहित्य सम्मान दिया गया है और इसमें भी कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 5 लाख। और जो हृदय नारायण दीक्षित जी हैं इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है और इसमें भी जो सम्मान राशि है वो 5 लाख रुपए है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? भारत भारती सम्मान है जो कि रमानाथ त्रिपाठी जी को प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है हमारा कि इटालियन ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेव, होल्गर रून, कार्लोस अल्कराज या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। देखिएगा, इटालियन ओपन जो होता है इसको एक अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं जिसका नाम है रोम मास्टर्स। क्या नाम है? रोम मास्टर्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और यह पुरस्कार रूस के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने जीता है और इसमें उपविजेता कौन रहे हैं? तो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं होल्गर रून। कौन रहे हैं?
होल्गर रून है। आपके जो कार्लोस अल्कराज हैं, ठीक है, ये मैड्रिड ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। याद रखिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। इसके साथ में यहीं पर आप लोग देख रहे हैं कि इटालियन ओपन महिला खिताब किसने जीता और मैड्रिड ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता। तो देखिएगा, इटालियन ओपन जो 2023 का महिला एकल का खिताब है वो जीता गया है बेटा किसके द्वारा? तो ध्यान देना, वो जीता गया एलेना रिविकाना के द्वारा। ठीक है, एलेना रिविकाना के द्वारा। और जो मैड्रिड ओपन 2023 का पुरस्कार है ये जीता गया है आर्यना शवलेंका के द्वारा। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक बार में देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी इटालियन ओपन पुरस्कार डेनियल ने जीता है, मैड्रिड ओपन पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। महिला में इटालियन ओपन एलेना रिविकाना ने और मैड्रिड ओपन आर्यना शवलेंका ने, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न है हमारा कि परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? बताइएगा। तो देखिएगा सही आंसर क्या होना चाहिए कि परावैंगनी विकिरण को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? समताप मंडल में। क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 18 से 50 किलोमीटर और जस्ट क्षोभ मंडल के ऊपर होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होती, मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, ठीक है, या धूल कण से मुक्त होती है। इसके साथ में जो समताप मंडल होती है यह वायुयान उड़ाने के लिए यहीं पर क्या उड़ाए जाते हैं? वायुयान उड़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 10वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर या राखीगढ़ी? बहुत अच्छा सा प्रश्न है और पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है। तो देखिएगा, पहली बात तो जो हड़प्पा संस्कृति थी इसका आकार कैसा था? जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो आकार इसका था त्रिभुजाकार। कौन सा था? त्रिभुजाकार था। तो इसका सबसे पूर्वी स्थल जो था वो बेटा कौन सा था? आलमगीरपुर था। कौन सा था? आलमगीरपुर था। और ये कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और किस नदी के तट पर? तो हिंडन नदी के तट पर। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी स्थल, जल्दी से बताइएगा, पश्चिमी स्थल कौन सा था? ठीक है, पूर्वी तो हो गया, पश्चिमी कौन सा था? तो सुत कांगेडोर था। कौन सा था? सुत कांगेडोर था। दास्क नदी के किनारे, कहाँ पर? बलूचिस्तान में, ठीक है, वहीं जहाँ की सीमा हैदर है। इसके साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाता कि उत्तरी स्थल या उत्तरी सीमा, तो क्या हो जाता? मांडा हो जाता। और मांडा कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में और चिनाब नदी के तट पर, ठीक है। इसके साथ में जो है एक स्थल और बचा है दक्षिणी। तो दक्षिणी स्थल कौन सा हो जाता? तो बेटा दक्षिणी स्थल हो जाता दैमाबाद। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे? तो प्रवरा नदी के तट पर या गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा संस्कृति का
सबसे पहला भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा स्थल खोजा गया था? तो हड़प्पा था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सैरा नृत्य किया जाता है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है वो सैरा नृत्य किया जाता है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, या ब्रज क्षेत्र में? कहाँ पर किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, जो आप लोगों का सैरा नृत्य जो होता है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सा नृत्य होता है? तो नटबरी नृत्य होता है। ठीक है। इसके साथ में यहीं पर एक और नृत्य होता है, धोबिया राग नृत्य। ठीक है, धोबिया राग नृत्य। अब आप लोग इसमें याद रखिएगा, बुंदेलखंड में कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आप लोगों का कार्तिक गीत होता है। ठीक है। एक होता है पाई डंडा नृत्य होता है, राई नृत्य होता है, और दीपावली नृत्य होता है। ठीक है। और एक बहुत फेमस ब्रज का है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चरकुला नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चरकुला नृत्य। वो कहाँ का है? तो ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है। बाकी सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सी राजगोपालाचारी ने, या राजेंद्र प्रसाद ने? बताइएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र जो है बेटा, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि यह एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो अनेक हैं, ठीक है, लेकिन कोई इंजन नहीं है। जिन्ना ने कहा था कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत है। और जो आपके सी राजगोपालाचारी थे, इन्होंने इसको कहा था यह द्वैध शासन से भी बुरा है। क्या कहा था? द्वैध शासन से भी बुरा है। ठीक है। ये सारे जो शब्द होते हैं ना, जो वाक्य हैं, किसने क्या कहा है, तो ये पूछ लिए जाते हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट यही है, तो जवाहरलाल नेहरू वाला, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। तो गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा है? बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की एक सहायक नदी नहीं है? भीमा नदी, कोयना नदी, तेल नदी, या तुंगभद्रा नदी? बताइएगा। तो देखिएगा, कृष्णा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी। ठीक है। इसके साथ में यह निकलती कहाँ से है? तो पश्चिमी घाट पर्वत के महाबलेश्वर से। कहाँ से? महाबलेश्वर पर्वत से। ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर है। कितनी है? 1400 किलोमीटर है। और इसकी जो है सहायक नदियां हैं वो भीमा है, कोयना है, तुंगभद्रा है। इसके साथ में और भी आप लोग लिख लीजिएगा, घाट प्रवाह है। कौन सी है? सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियां। घाट प्रवाह है, माल प्रवाह है, पंचगंगा है। कौन सी है? पंचगंगा है, मूसी नदी है। ठीक है, ये सारी क्या है? इसके साथ में जो तेल नदी है ये किसकी सहायक है? तो ये महानदी की सहायक है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 15वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? बताइएगा। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17, या अनुच्छेद 18? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए?
कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है वो कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो सही आंसर हो जाएगा बेटा अनुच्छेद 24, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। जो अनुच्छेद 23 होता है वो बलात् श्रम से प्रतिषेध। ठीक है। बलात् श्रम से प्रतिषेध मतलब ये बेगारी, ठीक है, आदमियों की खरीद पर रोक, ठीक है, इसके साथ में किसी से ज़बरदस्ती काम लिया जाए, ठीक है, किसी व्यक्ति की श्रम निषिद्ध ठहराया जाए, तो इस प्रकार से ज़बरदस्ती लिया हुआ जो श्रम वगैरह होता है तो वो बलात् श्रम पे आता है और ये कानूनी रूप से कैसा होता है, दंडनीय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है बेटा, तो अस्पृश्यता का अंत है। और अनुच्छेद 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत है। और ये सब हमारे किस में है, मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो देखिएगा आज के हमारे 15 प्रश्न ही थे, याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये दोनों प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क हैं कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है। और दूसरा प्रश्न है कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करके बताइएगा। बाकी आप लोग ये बताइएगा क्लास में मज़ा आया या नहीं आया। ठीक है, दूसरी चीज़ आप लोग जो है वो वीडियो को शेयर वगैरह अधिक से अधिक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भैया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और आप जो भी कर पाएँ थोड़ा सा स्टेटस वगैरह लगा दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस समय, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।